वेलकम टू फास्ट कैरियर ग्रोथ। आप सभी को फास्ट कैरियर ग्रोथ चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू मेक क्वालिटी सर्कल स्टोरी। आपको कैसे क्वालिटी सर्कल स्टोरी बनाना है, आपको कैसे बनाओगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे ये सेशन में। तो इसका मतलब क्या हो गया? द कंसर्न रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। आपका जो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उधर कहीं पे क्वालिटी रिलेटेड इश्यू है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको कैसे एक प्रोजेक्ट लेना है, क्वालिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट लेना है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, तो उसके ऊपर ये बात करता है। दिस इज ऑल अबाउट मी। जो कंटेंट रहेगा, पहला रहेगा टीम इंफॉर्मेशन, दूसरा रहेगा कि कैसे सिलेक्ट द थीम। आप टीम जो थीम कैसे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट रह जाएगा जस्टिफाई द चॉइस, आपने क्यों सिलेक्ट किया, उसके ऊपर बात करेंगे। अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन, दैट मीन्स आपको कैसे आप करंट सिचुएशन को क्वांटिफाई कर रहे हो। नेक्स्ट रह जाएगा सिलेक्ट द टारगेट्स, एनालिसिस, देन इंप्लीमेंट ऑफ करेक्टिव मेजर्स। आपको एक्शन क्या क्या कैसे ले रहे हो और कैसे लेना है। नेक्स्ट रह जाएगा हाउ टू कंफर्म द इफेक्ट्स, देन स्टैंडर्डाइज, समरीज एंड प्लान फॉर फ्यूचर एक्शंस। तो इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। क्यूसी प्रोजेक्ट। क्यूसी प्रोजेक्ट होता क्या है? इसका एक प्रोजेक्ट टाइटल रहता है और इसमें ये क्लियरली डिफाइन होता है कि जैसे कि क्या रिडक्शन करना है, क्या एलिमिनेट करना है। मतलब एक्सप्रेस थिंग क्लियरली यूज एक्शन वर्ब्स लाइक रिडक्शन, एलिमिनेशन। आपको लिखना है कि आप क्या एक्शन लेना चाहते हो, क्या रिडक्शन करना चाहते हो और क्या एलिमिनेट करना चाहते हो। नहीं तो क्या कौन सा लेवल तक आपका जो क्वालिटी लेवल है आप कितना बढ़ाना चाहते हैं। जनरली रिडक्शन के ऊपर बात करता है। नेक्स्ट रह जाएगा एस्टैब्लिश द प्लेस ऑफ इंप्रूवमेंट। आप कहाँ पे इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, कौन सा प्रोसेस में, कौन सा प्रोडक्ट में, उसका नाम देना पड़ेगा और उसका जॉब टाइटल भी देना पड़ेगा। इसमें एक क्लियर फेज में आपको बताना पड़ेगा इसका स्टार्ट और एंड कब होने वाला है, और इसमें करेंट का स्टेटस भी बताना पड़ेगा कि करेंट में जो प्रॉब्लम है वो उसका जो प्रॉब्लम कितना आपको और आपका ऑर्गेनाइजेशन को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। आपको इसको बताना है कि कितना परसेंट का स्क्रैप लेवल है और कितना डिफेक्ट परसेंटेज रेट है, कितना डिफेक्ट जनरेट हो रहा है। जो भी आप प्रोजेक्ट लिए रहेंगे उसका करंट स्टेटस को भी आपको बताना है। नेक्स्ट होता है कि ये आपका जो प्रोजेक्ट जो लिए हुए हैं आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो 9 स्टेप रहता है क्वालिटी स्टोरी बनाने के लिए, उसका जो 9 स्टेप है, आप किन सा फेज में कितना टाइम बाउंड के अंदर कौन सा एक्शन आप कंप्लीट करोगे, उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट रहेगा हाउ टू मेक क्वालिटी स्टोरी। आप कैसे क्वालिटी स्टोरी बनाएंगे, उसके लिए जनरली 9 स्टेप फॉलो किया जाता है और कभी कभी कोई कोई इसको 12 स्टेप में भी इसको शो करते हैं। लेकिन हम जो 12 स्टेप में जो भी है और 9 स्टेप में दोनों सेम है, बस 9 स्टेप को उन्होंने और 3 स्टेप डिफरेंट नेम देके बढ़ा दिया है। दोनों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहला रह जाएगा आपका, तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक टीम का जरूरत होता है, तो आपको एक टीम का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि आपके टीम में कौन कौन है। नेक्स्ट रहेगा सिलेक्ट द थीम। आप क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हो उसके बारे में आपको बताना है। जस्टिफाई द चॉइस, आप क्यों इसको चूज किए। नेक्स्ट रहेगा कि अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन, तो आपने जो प्रोजेक्ट लिया है उसका करंट कंडीशन क्या है। नेक्स्ट रहेगा सिलेक्ट द टारगेट, तो आपको करंट कंडीशन पता हो गया रहेगा तो आप इजीली बता सकते हो आपका क्या टारगेट रहेगा, कितना लेवल तक अचीव करना चाहते हो। नेक्स्ट रहेगा एनालिसिस, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि करंट कंडीशन के ऊपर आप क्या काम करने वाले हो। और एक बार एनालिसिस आपको पता चल गया कि कौन सा प्रॉब्लम था और क्या उसका रूट कॉज है और क्या एक्शन लेना है, तो आपको फिर दोबारा करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में इंप्लीमेंट द करेक्टिव मेजर्स। नेक्स्ट रहेगा आपने करेक्टिव मेजर्स ले लिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा आपने तो जो प्रॉब्लम था उसका सॉर्ट आउट कर लिए है, लेकिन उसका रिजल्ट भी आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब हो जाएगा कि कंफर्म द इफेक्ट्स, इसका रिजल्ट को आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा, रिजल्ट को मेजर करना पड़ेगा। क्या आपने जो सोचा था एक्शन लेने के बाद जिस लेवल तक आना चाहिए आया है कि नहीं आया है। आएगा तो और कुछ नहीं आया रहेगा तो उसके ऊपर आपको क्या पेंडिंग जो एक्शन रहेगा आपको क्या लेना चाहिए। नेक्स्ट रहेगा स्टैंडर्डाइज, आपको स्टैंडर्डाइज करना है। एक बार आपने एक्शन ले लिया उसको कैसे सस्टेन करेंगे उसके ऊपर भी ये बात करता है। लास्ट जो रहेगा 9th स्टेप रहेगा समराइज, ये जितना भी आपने जो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट से लेकर और जो स्टैंडर्डाइज की आपको इसको समराइज करना है, उसका एक रिवॉर्ड रिकॉग्निशन का प्रोग्राम बनाना है और इसको फर्दर आप क्या इंप्रूवमेंट लेके आएंगे, इसके ऊपर भी क्या एक्शन लेने वाले हो उसके ऊपर भी बात करता है। लास्ट रहेगा गाइडलाइन टू यूजर्स, आपने सब कुछ कर दिया, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर दिया, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, तो आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा
कि आपने जो काम किए हो उसको कैसे सस्टेन किया जाए, उसको कैसे मेंटेन किया जाए। इसके ऊपर भी आपका जो यूजर है उसको बताना है, और बताते हुए उसको उस जो इम्प्रूवमेंट को उसको हैंड ओवर करना है कि आप एरिया ओनर हो, आप इसी तरह इसको मेंटेन करते रहना। नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखेंगे? नेक्स्ट स्लाइड है टीम फॉर्मेशन। जो पहला मतलब इनिशियल स्टेज रहता है टीम फॉर्मेशन में, आपको एक टीम बनाना पड़ेगा। इसमें कौन कौन रहते हैं? एक रहते हैं टीम लीडर। टीम लीडर जनरली क्या करते हैं? ये मीटिंग कोऑर्डिनेट करते हैं, जो टीम मेंबर है उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाते रहते हैं, और जो मैनेजमेंट के सामने ये पूरा प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट रह जाएगा मेंटर और फैसिलिटेटर। दैट मीन्स क्या, ये फैसिलिटेट करते हैं टीम को, आपको सॉल्यूशन देने के लिए, आपको रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए, और हायर मैनेजमेंट के साथ भी बात करते हुए प्रोजेक्ट का जो अप्रूवल होता है उसको लाके आपको प्रोवाइड करते हैं। जनरली ये उस एरिया का एरिया ओनर या एचओडी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट कौन रहेंगे? मेंबर्स। मेंबर्स कौन होते हैं ना? क्रॉस फंक्शनल टीम। ये जनरली सीएफटी एक बनाना पड़ता है। सीएफटी जनरली उस एरिया का जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, जो एसएमई है, जो ऑपरेटर है, जिनको पता है, स्किल्ड लेबर है, उनको आपको लेना है। उसके साथ सुपरवाइजर को लेना है। मेंटेनेंस के लोग जो उससे प्रोसेस और मशीन के साथ जुड़े हैं उनको भी लेना पड़ेगा। जो क्वालिटी के बंदे हैं उनको भी आप ले सकते हो। अदर डिपार्टमेंट का जो भी दूसरे लोग हैं, मान लीजिए उनका भी रोल है उसी में, तो आप उनको भी ले सकते हैं एज ए मेंबर। तो जनरल मेंबर का क्या क्या होना चाहिए, क्या मतलब मेंबर आप कैसे चुनेंगे? तो वो रह जाएगा कि आपका जो है, जो लोग आप चुनोगे उनका माइंडसेट होना चाहिए कि क्वालिटी रिलेटेड, जो क्यूसी रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उनका एक माइंडसेट होना चाहिए, और उनको वो प्रॉब्लम और प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और नेक्स्ट रहेगा द मेंबर्स ऑफ रिलेटेड फंक्शन। जो उस एरिया में काम करते हैं आप उनको प्रायोरिटी से ले सकते हो। नेक्स्ट रह जाएगा जो उस प्रॉब्लम के द्वारा जो सफर होते हैं, जो इंटरनल कस्टमर है, कि बाकी अदर डिपार्टमेंट है जो उस प्रॉब्लम की वजह से उनको भी दिक्कत आ रहा है, सेम प्रॉब्लम की वजह से उनका भी कुछ रिजेक्शन लेवल भी बढ़ जाता है, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट रह जाएगा ओनर ऑफ द सॉल्यूशन। जो ओनर है उस एरिया का, आप उनको भी ले सकते हैं। नेक्स्ट रह जाएगा आपको जो वन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्ट, आपको कम से कम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्ट को भी आपके टीम पे रखना चाहिए। नेक्स्ट रह जाएगा तो जो 9 स्टेप क्यूसी स्टोरी जो है उसको पीडीसी साइकिल में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 आप इसको पी साइकिल में लेते हैं, जनरली प्लानिंग फेज है। और जो डू फेज में आता है वो एनालाइज और इम्प्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन। और जो कंट्रोल फेज में रहेगा वो रह जाएगा कंफर्म द इफेक्ट्स। प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। आपको चेक क्या करोगे ना, इफेक्ट को चेक करोगे। और जो एक्ट करना है दैट मीन्स आपको समराइज करना है, और फ्यूचर एक्शन क्या लेने वाले उसके ऊपर भी आपको काम करना है। और लास्टली आपको स्टैंडर्डाइज भी बनाना है। ये जो है पीडीसी साइकिल के ऊपर पूरा काम करता है क्यूसी स्टोरी। जनरली जो प्रॉब्लम होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है जो कि आप एक्शन लेकर खत्म कर सकते हैं। दूसरा हो गया जो एक्शन थोड़ा सा सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय कंटिन्यूअस रीथिंकिंग बाय टुगेदर मींस केकेडी। इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे कि पहले जेडीआई करना है, जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन वाला है, जो उस मशीन के साथ और प्रॉब्लम के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए, क्या उससे सोल्यूशन हो सकता है क्या। और थोड़ा सा प्रॉब्लम बड़ा है तो आप दूसरे का मदद ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपका जो क्यूसी प्रॉब्लम है और जो क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बिग है, उसमें एक सीएफटी टीम का जरूरत है, दूसरा डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरत है, तो उस टाइम पे आप एक टास्क फोर्स भी बनाना पड़ता है। तो उसको हम बोलते हैं सीएफटी, क्रॉस फंक्शनल टीम के माध्यम से आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा? क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल टीम क्या होता है? ये होता है कि आपका जो इंटर डिपार्टमेंट लोग हैं जो इस प्रॉब्लम के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हेल्प कर सकते हैं, आप उनका मदद ले सकते हैं। उसमें आपको लिखना पड़ेगा कौन टीम लीडर बनेगा, कौन मेंटर है, और कौन मेंबर रहेंगे। जनरली जो टीम लीडर है वो कोऑर्डिनेट करते हैं मीटिंग को, टीम को लीड करते हैं, और ये एक मिडिल मैन बन जाते हैं, जो कि आपका बॉस और मैनेजमेंट टीम है और आपका सीएफटी टीम के बीच में। नेक्स्ट कौन रहते हैं ना? मेंटर। मेंटर जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, आपको रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, आपको प्रोजेक्ट करने के लिए परमिशन और जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं और फॉलोअप भी देते रहते हैं। नेक्स्ट रह जाएगा लास्टली, मोस्टली मेंटर इज एरिया मैनेजर, और मेंबर ऑफ क्रॉस फंक्शनल जो रहेंगे उनका भी, जो टीम मेंबर है उनका एचओडी हो सकते हैं, एरिया का मैनेजर हो सकते हैं, और उस जो डिपार्टमेंट का एचओडी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या? कि सिलेक्ट द फिल्म। पहला स्टेप होता है सिलेक्ट द थीम। जो तीसरी स्टोरी स्टोरी आप बना रहे हो उसका पहला थीम हो गया क्या, कि आपको पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना है।
क्या करना है, द ब्रीफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। तो आप कैसे करोगे, इट शुड इंक्लूड द डिटेल्स ऑफ 5W1H, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाट इज द प्रेजेंट लेवल एंड व्हाट शुड बी द टारगेट। इसका मतलब व्हाट क्या हो गया, व्हाट इज ट्रबलिंग टू द कस्टमर, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम कर रहा है, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है, कि क्या इश्यू है, और ये क्या क्या कौन सा पार्ट में इश्यू है, कौन सा प्रोडक्ट में इश्यू है, कौन सा प्रोसेस में इश्यू है, आपको उसको लिखना है। दूसरा रह जाएगा कि कहाँ पे हो रहा है, और ये कैसे डिटेक्ट हुआ, कैसे डिटेक्ट कर रहे हो, और कौन सा पार्ट में हो रहा है, और उसका कुछ एविडेंस भी आपको और लगाना चाहिए, आपको एविडेंस भी कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट रह जाएगा व्हेन, कब होता है, फास्ट ऑब्जर्वेशन कब आपने नोट डाउन किया। नेक्स्ट रह जाएगा आपका हु, कौन का पहले प्रॉब्लम को रिपोर्ट किया, और कौन इससे किसके ऊपर इसका इम्पैक्ट हो रहा है, कि कौन कौन सफर कर रहे हैं ये प्रॉब्लम की वजह से। नेक्स्ट रह जाएगा वाई, ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। एक फास्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ता है, एफआईआर, मतलब ये प्रॉब्लम अकड़ कब हुआ था, कौन देखा था, कहाँ पे हुआ था, कौन सा मशीन, कौन सा प्रोडक्ट, उसका एक एविडेंस आपको देना पड़ेगा। लास्ट जो रहेगा एच में, हाउ, ये प्रॉब्लम किसे नोटिस किया गया, और ये कौन सा पार्ट में नोटिस किया गया था, और कैसे नोटिस किया गया था, और इसको स्पेसिफाई करना है करंट लेवल बेस्ड ऑन द एवरेज डेटा ऑफ लास्ट 4 to 6 मंथ। आपको एक एवरेज लेना है लास्ट 4 to 6 मंथ का डेटा के ऊपर, उसी प्रॉब्लम जो आया था, जो जिसके ऊपर आप काम करने जा रहे हो, उसका लास्ट 6 मंथ का डेटा लेके इसका एवरेज बताना है, कि अभी का करंट स्टेज में इतना एवरेजली इतना प्रॉब्लम आ रहा है, इतना एवरेज रिजेक्शन मंथली इतना हो रहा है, आपको बताना है। इसमें टिप्स क्या रहेगा, ऑल अबव द पॉइंट शुड बी कंबाइंड इन ए स्टेटमेंट। जो 5W1H का जो स्टेटमेंट आपने बनाया है, उसको जो अलग अलग स्टेटमेंट बना हुआ है, उसको एक एक ही स्टेटमेंट में आपको बनाना है कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट हो गया जस्टिफाई द चॉइस। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आप ये प्रोजेक्ट क्यों चुन रहे हो, आपको ये प्रोजेक्ट क्यों करना चाहिए, मैनेजमेंट आपको क्यों सपोर्ट करेगा ये प्रोजेक्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि इट स्टेट क्लियरली हाउ यू हैव सिलेक्टेड दिस प्रॉब्लम फॉर रिजोल्यूशन। इट मे बी वन और मोर क्राइटेरिया टू सेटिस्फाइंग आज बिलो। आपको ये प्रॉब्लम को क्यों करना चाहिए, और ये क्या क्या क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया आपको देखना चाहिए, कि ये प्रॉब्लम जब भी आप जस्टिफाई करने जा रहे हो, आपको क्या क्या क्राइटेरिया के ऊपर आप प्रोजेक्ट ले सकते हो, इसके बारे में बताता है। जैसे कि आपको पहले बताना पड़ेगा कि प्रॉब्लम का क्रिटिकलिटी क्या है, सिवियरिटी क्या है, ये क्यों आप इसका इमरजेंसी, इसका इमर्जिंग कंसर्न क्या है, इसका फील्ड इशू क्या है, क्रिटिकल टू क्वालिटी क्या है, इसका सेफ्टी और रेगुलेटरी रिलेटेड इशू क्या क्या आ सकता है, कि आ रहा है। नेक्स्ट रह जाएगा रिपीटेटिव और हाई एक्यूरेंस और हाई रिवर्क हो रहा है क्या, और आपका कंपनी का पॉलिसी वायोलेशन हो रहा है क्या, कहीं पे डिपार्टमेंटल लिंकेज है तो आप उसको भी बता सकते हो, कि कंपनी का गोल और सेक्टर की एरिया वाइज गोल में इम्पैक्ट कर रहा है, तो आप इसी टाइप का प्रॉब्लम को उस क्यूसी स्टोरी में आप बता सकते हो। नेक्स्ट रहेगा इमीडिएट कंटेनमेंट एक्शन। आपको प्रॉब्लम पहले एफआईआर स्टेटमेंट से पता चल गया कि इस एरिया में ज़्यादा रिजेक्शन हो रहा है, तो आप तो जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, उसको एक टाइम लिमिट लगता है, टाइम लगता है 2 के 3 महीना लगता है कि 6 महीना लग जाता है, तब तक उसी रेट से रिजेक्शन होते रहेगा, तो कंपनी को बड़ा नुकसान होता है। तो उसको रोकने के लिए आपको क्या क्या इमीडिएट कंटेनमेंट एक्शन लेना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले हो गया इमरजेंसी रिस्पांस। आपको एक रिस्पांस टीम बना के उसको पहले कंट्रोल करना चाहिए, जैसे कि टाइम बाइंग फॉर कॉज एनालिसिस, उसका कॉज एनालाइज कर लो, और उसके ऊपर थोड़ा सा फर्दर टाइम के लिए एक्शन, कुछ टेम्पररी एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि अल्टरनेट अरेंजमेंट कर सकते हैं, कि किसी एक मशीन में हो रहा है तो क्या आपका कैपेसिटी है, क्या दूसरा मशीन में चला के वो प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सकता है क्या, एसओपी में कहीं पे रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है क्या, टेम्पररी मेंटेनेंस किया जा सकता है क्या, जो भी इमीडिएट कंटेनमेंट एक्शन है, आप जो उसी प्रोसेस के हिसाब से सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट जो रहते हैं उनका सजेशन लेते हुए आप वो एक्शन को इम्प्लीमेंट कर दीजिए, और जो प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा था उसको कंट्रोल में लेके आइए, और उसके बाद आपको क्यूसी स्टोरी वाइज बना के उसको एक क्यूसी प्रोजेक्ट बना के उसको पूरा जीरो नहीं तो 50% का जो टारगेट लेते हुए उसको कैसे वो रिजेक्शन लेवल को कम करेंगे, उसके ऊपर काम करना है। नेक्स्ट हो जाएगा क्या ना, आपको एक प्रोजेक्ट चार्टर बनाना पड़ेगा। आपको प्रॉब्लम पता हो गया, आपको क्या इसमें बेनिफिट हो गया उसका पता चल जाए, पता है एक गोल स्टेट में आपको क्या आपका गोल है इस प्रोजेक्ट का, और आप कहाँ पे काम करोगे, मतलब स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, आपका बाउंड्री क्या है, इन स्कोप क्या है, आउट स्कोप क्या है, आपको पता है, तो आपको उसको डिफाइन करना है। आपका टीम मेंबर कौन है, आपने टीम बना लिया है, तो इसको एक पेज में आपको बना के, और इसमें क्या टाइमलाइन रहेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का, और इसी को आपका जो मैनेजमेंट का जो एचओडी है उसका सिग्नेचर साइन अप करवाना है, और जो एचओडी है जरूरत पड़े तो वो अपना हायर मैनेजमेंट का सिग्नेचर करके
उसको फिर आपको परमिशन देते हैं कि नहीं आप एक इस क्यूसी स्टोरी के ऊपर की क्वालिटी कंट्रोल प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर सकते हो, आपको परमिशन दिलाते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट चार्टर है आपको जानना है तो आप मेरा सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट वाला जो वीडियो है आप उसमें डिटेल जान सकते हैं कि कैसे क्यूसी स्टोरी बनाया जाता है। नेक्स्ट रह जाएगा तो आपका क्या क्या फेज रह जाएगा सेकंड स्टेप में। पहला हो जाएगा कि आपको डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। दूसरा क्या रह जाएगा आपको कि आपको देखना पड़ेगा कि कहीं पे जो ओके नॉट ओके उसका एविडेंस है क्या, है तो उसका फोटो खींच के रखना है और उसको एविडेंस के हिसाब से क्या ओके और क्या नॉट ओके उसको दिखाना है। तीसरा रह जाएगा कि जो फेल्योर डेटा है उसका एनालिसिस करना है। फेल्योर डेटा जो इंटरनल हो सकता है कि मे भी एक्सटर्नल हो सकता है, मतलब इंटरनल कस्टमर का फेल्योर डेटा हो सकता है और एक्सटर्नल कस्टमर डेटा फेल्योर डेटा भी हो सकता है। आपको एक ट्री डायग्राम बना के जो एग्जैक्ट जियोग्राफिकल लोकल लोकेशन है उस फेल्योर फील्ड ऑफ फेल्योर का आप उसको भी दिखा सकते हैं कहाँ पे फेल्योर हो रहा है। आपको पेरेटो डायग्राम बना के आपको बताना है कि 80-20 रूल के हिसाब से आप कौन सा एक्शन लोगे है, मतलब 20% ऑफ द कॉज क्रिएट 80% ऑफ द प्रॉब्लम, उसके हिसाब से आपको देखना है कौन सा 20% के ऊपर काम करोगे सो दैट जो प्रोजेक्ट का जो गोल है 80% अचीव हो जाए। नेक्स्ट हो जाएगा कि आपका पीएफडीबी आप यूज करते हो, प्रोसेस फ्लो डायग्राम जो होता है आप उससे बता सकते हो कि कौन सा इंटरनल सप्लायर है कि कौन सा एक्सटर्नल सप्लायर है जो कि उस प्रॉब्लम के साथ जुड़े हुए हैं, किसको वेरीफाई करना चाहिए, वो भी आप एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम के थ्रू से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट रह जाएगा चेकशीट, रॉन चार्ट, कंट्रोल चार्ट, हिस्टोग्राम, जो भी 7 की शिफ्ट टूल है आज पर रिक्वायरमेंट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस के टाइम पे और रिजल्ट वैलिडेशन के टाइम पे, दोनों फेज में आप यूज कर सकते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे भी आप यूज कर सकते हैं 7 क्यूसी टूल का। 7 क्यूसी का टूल जो रिक्वायरमेंट क्या है इसका क्या बोलता है, कैसे बनाना है 7 क्यूसी टूल, इसके ऊपर मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया, आप इसको देख सकते हैं फॉर डिटेल। तो हिस्ट्री ऑफ द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा आपको, आपको करंट सिचुएशन टू अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन आपको हिस्ट्री ऑफ द प्रॉब्लम को दिखना चाहिए। कैसे ना, शो ट्रेंड चार्ट और फेलियर डेटा विथ ऑल आउट्स फॉर सिग्निफिकेंट इवेंट इफ एनी। दैट मीन्स आपको एक फेलियर डेटा का ट्रेंड बनाना पड़ेगा लास्ट 4 मंथ और 6 मंथ के ऊपर, और रिजल्ट ऑफ रिव्यू चेंजेस करेस्पॉन्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग पीरियड ऑफ फेल्ड कंपोनेंट्स। आपको एक रिव्यू बनाना पड़ेगा कि आपका जो फेलियर रेट है, जो कंपोनेंट जो फेल हो रहा है कि कहीं पे रिजेक्शन हो रहा है, आप उसको चेंजेस करने के लिए आप देखोगे कहीं पे कुछ चेंजेस हुआ है क्या पास्ट एक्सपीरियंस में, कहीं पे कुछ आपको रिव्यू करना है डेटा को और देखना है कि कहीं पे जो चेक पॉइंट्स है उसमें आपको देखना है कि कहीं पे पास्ट में कहीं पे कुछ चेंजेस हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है क्या, मतलब हिस्ट्री ऑफ द प्रॉब्लम आपको देखना है। इसका मतलब क्या हो गया कि डिजाइन चेंजेस हुआ है क्या, मेटेरियल रिलेटेड चेंजेस हुआ है क्या कहीं पे पास्ट में, कि रेट्रोफिटमेंट हुआ है क्या, सप्लायर चेंज हुआ है क्या कहीं पे, सप्लायर के एंड में, मतलब सप्लायर तो चेंज हुआ है लेकिन सप्लायर आपने सेम सप्लायर रखा है लेकिन सप्लायर ने कुछ जो मटेरियल आपको दे रहा है उसने कुछ एसओपी में चेंज किया है क्या, और नहीं तो मीटिंग पार्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, जो भी है आप उसको एक नोट डाउन करना है, इन्फ्लुएंस को आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्या रहेगा, अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन में क्या रहेगा, फ्लो चार्ट। आपको एक ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोसेस, दैट मींस इंटरनल और एक्सटर्नल, और दैट मींस इंटरनल सप्लायर, एक्सटर्नल सप्लायर, इंटरनल जो भी लोग जुड़े हुए हैं और जो बाहर का सप्लायर है उनको भी आपको एक ऑब्जर्वेशन प्रोसेस में लेना है, और उस जो प्रॉब्लम रिलेटेड जो भी लोग उस प्रॉब्लम के साथ जुड़े हुए उनको एक फ्लो चार्ट में दिखाना है कि जो प्रोसेस क्या है और उस प्रोसेस में कौन सा चीज हो सकता है, कहाँ से प्रॉब्लम आ सकता है, उसको भी एनालिसिस करके आप पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। मतलब प्रोसेस फ्लो चार्ट बना के आपको देखना है कि प्रॉब्लम कहीं से हो सकता है क्या। नेक्स्ट रह जाएगा ऑब्जर्वेशन ऑफ द सिम्टम्स। आपको जो सिम्टम्स मिला, मतलब फेल्ड पार्ट में जो आपने कलेक्ट किया है, जिस प्रोडक्ट को आपने एविडेंस के हिसाब से लिया है जो फेल्ड पार्ट को, उसका एक देखना है इसमें क्या क्या सिम्टम्स है, उसको जो फेल्ड पार्ट के ऊपर आपको एक एनालिसिस करना है और उसका पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। नेक्स्ट रह जाएगा डिटेक्ट कंसंट्रेशन डिफेक्ट कंसंट्रेशन डायग्राम। इसका क्या मतलब रहा कि अटैच कंसंट्रेशन डायग्राम वेयरएवर एप्लीकेबल। आपको एक डिफेक्ट कंसंट्रेशन डायग्राम को आपको बना के अटैचमेंट करना है जरूरत है तो, मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि आपने एक शार्ट शाफ्ट आपका प्रोड्यूस करने का कंपनी है, आप शाफ्ट बना रहे हो, तो आप जो शाफ्ट डेली बेसिस में मान लीजिए 100 पीस बना रहे हो, उसमें देख रहे हैं कि 2 की 3 शाफ्ट आपका रिजेक्ट हो रहा है, तो किस टाइप का प्रॉब्लम की वजह से आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, तो आपको वो देखना है, मतलब टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट आपको देखना है। ये जो मैंने फोटो अटैच किया उसमें आप देख सकते हैं, इसमें शिफ्ट नंबर कौन सा शिफ्ट में बना था, शाफ्ट का नंबर क्या है, कौन सा डेट में बना था, कितना क्वांटिटी जो क्वांटिटी का शाफ्ट रिजेक्ट हुआ है और कौन सा टाइप का डिफेक्ट था, जैसे कि रेड ट्रायंगल
स्क्वायर, ये कुछ कुछ आपका मतलब बताता है, जैसे फिट क्या है, स्क्रैच, ब्रॉस, रॉस्ट, इस टाइप का प्रॉब्लम है, कितना उसका इंटेंसिटी है, आप इसी से पता कर सकते हो। मतलब आपको डिफेक्ट कंसंट्रेशन डायग्राम बना के सबमिट भी करना पड़ता है, और उससे जो एनालिसिस निकल के आता है आप उसको नोट डाउन करना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएशन। आपको जो वेरिएशन कहाँ पे है, जहाँ पे वेरेवर एप्लीकेबल, आपको ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएशन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका प्रोजेक्ट टाइटल क्या था, आपने ऑफिस वाइज एरिया वाइज आप ले सकते हो, मॉडल वेरिएंट वाइज डिफेक्ट को ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन वाइज ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, और जो शिफ्ट वाइज आपकी आवर वाइज फेल्योर रेट को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। उससे भी आपको देखना पड़ेगा कि या ये मैन रिलेटेड प्रॉब्लम है, कि लोकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, कि ये मतलब एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कि जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज प्रॉब्लम है, तो उसको आपको ट्रैक करना है। इसके ऊपर मतलब ऑब्जर्वेशन और वेरिएशन को आप शो भी कर सकते हैं। ट्री डायग्राम, तो आपको ट्री डायग्राम बना के आपको बताना है कि कौन सा एग्जैक्ट लोकेशन में ये प्रॉब्लम आ रहा है। आपको ट्री डायग्राम के माध्यम से आपको शो भी कर सकते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉब्लम, कौन सा लोकेशन में ये प्रॉब्लम आपका आ रहा है, तो इसका डेटा को आप भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, फील्ड विजिट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। आप मान लीजिए कि एक्सटर्नल कस्टमर के पास प्रॉब्लम आ रहा है, कि आपका इंटरनल कस्टमर के पास प्रॉब्लम आ रहा है, कि आपका जो मशीन पे भी प्रॉब्लम आ रहा है, कि आपका आउटपुट में प्रॉब्लम आ रहा है, आप उस फील्ड में जाइए, गेंदा विजिट करिए, और उस एरिया में जाके जो प्रॉब्लम चल रहा है ऑन द प्रोसेस में आप उस प्रॉब्लम को नोट डाउन कीजिए, और उसमें कहीं पे कुछ ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है आप उसको भी शो करना चाहिए। कौन सा डेट में गए थे, कौन सा एरिया में गए थे, और कौन सा पार्ट आपने चेक किए थे, उसका एक डेटा लेना चाहिए, और जो ऑब्जर्वेशन मिला उसको आपको शो करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्यूसी स्टोरी का नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया ना, सिलेक्ट द टारगेट। आपको एक टारगेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एनालिसिस कर दिया, आपको कुछ आइडिया मिल गया रहेगा कि ये एक प्रॉब्लम है, अभी हम इस स्टेज में है, हमको कौन सा टारगेट लेना चाहिए। मतलब क्या हो जाएगा, आपका एक प्रेजेंट लेवल मिल गया, और उसके ऊपर आपको कितना रिडक्शन लेके आना है, आपको एक टारगेट लेना है। आप इसको टारगेट को जो है आप मंथ वाइज क्या क्या अचीव करेंगे, और एट द एंड जो एंड रिजल्ट में आप क्या गोल अचीव करेंगे, आप उसको भी दिखा सकते हैं मंथ वाइज, वीक वाइज और डे वाइज भी आप इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा क्या, एनालिसिस स्टेप। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा पहला एनालिसिस क्या होता है। आपने प्रॉब्लम एनालिसिस कर लिया है, लेकिन आपको अभी ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में आप जनरली सभी जो टीम मेंबर है, सीएफटी टीम मेंबर है, आप सभी को बुला के एक मीटिंग करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करना है, और जो भी पॉइंट निकल के आए टीम मेंबर सभी, एक तो हो गया सभी टीम मेंबर पार्टिसिपेट करना चाहिए, और सब अपना अपना ओपिनियन देना चाहिए, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, लेकिन किसी को आप रोकना नहीं है, सबका पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। तो पहला आप स्टार्ट करोगे ऑब्जर्वेशन ऑन फील्ड पार्ट्स, और उसके बाद रहेगा ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग विजिट। विजिट के दौरान में आपने क्या देखा था, क्या पॉसिबल, जो टीम मेंबर गए रहेंगे विजिट के दौरान उनका ऑब्जर्वेशन लेना है, पॉसिबल कजेस लेना है, ऑब्जर्वेशन विथ पॉसिबल कजेस आपको बताना है, वही लोग बताएंगे। ऑब्जर्वेशन बता दिए, फील्ड जो विजिट करने गए थे वो भी अपना पॉसिबल कजेस बता सकते हैं, नहीं तो बाकी मेंबर भी बता सकते हैं। ऐसे ऑब्जर्वेशन ऑफ फील्ड पार्ट में जो पार्ट बनाते हैं जो ऑपरेटर वो बता सकता है, नहीं तो बाकी टीम मेंबर भी बता सकते हैं ये क्यों हो सकता है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, इसको आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका कि ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस और सप्लायर विजिट। आप जहाँ पे जो प्रोसेस में रिजेक्शन हो रहा है, आप जहाँ उधर ऑब्जर्वेशन के टाइम पे जब गए हो ऑब्जर्वेशन लाने उस प्रोसेस और सप्लायर के पास, उधर क्या क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है और उसका क्या क्या पॉसिबल कजेस हो सकता है। जैसे आपका जो डेटा एनालिसिस के टाइम पे आपका क्या ऑब्जर्वेशन आया, उसका क्या पॉसिबल कजेस है, उसको करना है। और जो आपका अदर ऑब्जर्वेशन, जैसे कि जो सीएफटी टीम है उनका जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, और उसके साथ साथ उनका जो पर्सनल ओपिनियन है, मतलब पॉसिबल कजेस जो है, आप उसको भी नोट डाउन करना चाहिए ब्रेन सेशन में। तो ये जो आपने ब्रेन सेशन में जो भी आपने ऑब्जर्वेशन है उसका पॉसिबल कजेस आपने गैदर किया, आपने जो कलेक्ट किया, उसको फिशबोन डायग्राम में आप इसको दिखा सकते हैं। फिशबोन डायग्राम में आपको मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल और मदर नेचर, नहीं तो आपका जो असेंबली प्रोसेस वाइज, नहीं तो मैन वाइज, डिजाइन वाइज, मैन्युफैक्चरिंग वाइज, मेथड वाइज आपको जो पॉसिबल प्रॉब्लम है तो आप उसको डालना है, और उसको देखना है कि इसका इफेक्ट क्या आ रहा है। तो उसका इफेक्ट को भी आपको ये करना है कि आपका जो इफेक्ट हो जाएगा, आप जिसके ऊपर काम कर रहे हो, मतलब आपका मान लीजिए कि आपका रिजेक्शन लेवल हाई है, रिजेक्शन लेवल हाई हो गया आपका इफेक्ट, और उसको कौन कौन इसको इफेक्ट को मतलब रिजेक्शन लेवल को बढ़ा रहा है, आप इसको मैन, मशीन, मेथड और जो 6M 5M, नहीं तो ये जो मैंने दिखा रखा हूँ कि असेंबली प्रोसेस वाइज, मैन वाइज, डिजाइन वाइज, मैन्युफैक्चरिंग वाइज, मेथड वाइज, आप इसी हिसाब से भी प्लॉट करके दिखा सकते हैं फिशबोन डायग्राम में।
नेक्स्ट रह जाएगा आइडेंटिफाई द प्रोबेबल कॉजेस। तो आपने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन और उसके ऊपर पॉसिबल कॉजेस आपने नोट डाउन किया हुआ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से, और इसको आपको देखना है कि ये के प्रोबेबल कॉजेस क्या हो सकता है। कि आपको तो सबके ऊपर जो भी जिसने आइडिया दिया है, जो भी उसका ऑब्जर्वेशन है, आप तो डायरेक्ट इसके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। तो पहले आपको देखना पड़ेगा जो सीएफटी टीम है, फिर आपको एक प्रायोरिटाइज मैट्रिक्स करना है कि इसमें से कौन सा प्रॉब्लम एक्चुअल है और कौन सा प्रॉब्लम एक्चुअल नहीं हो सकता है। उसने तो बताया था लेकिन हो सकता है इसका इम्पैक्ट नहीं आपका, सबको लेके सबका राय लेके फिर देखना है कि ये कौन सा प्रोबेबल कॉजेस है, इसमें से जो 100 पॉसिबल कॉजेस मिलके आए उसमें से एक प्रोबेबल कॉजेस क्या हो सकता है, आपको उसको नोट डाउन करना, मतलब आपको छांटना है 100 से 10 और 15 जो पॉसिबल कॉजेस है आपको उसको छांटना है। ये कैसे पॉसिबल होगा? बाई एलिमिनेटिंग नॉन रिलेवेंट कॉजेस बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन, इंजीनियरिंग जजमेंट, प्रेजेंट नॉलेज ऑफ सीएफटी, जो सीएफटी जो टीम है उनका नॉलेज के वाइज, इंजीनियरिंग के जजमेंट वाइज, नहीं तो जो करंट सिचुएशन में आप इसको प्रायोरिटाइज कीजिए और जो प्रोबेबल कॉजेस है उसको नोट डाउन करिए, बाकी को एलिमिनेट कर दीजिए। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हो जाएगा कंफर्म द प्रोबेबल कॉजेस। आपको एक प्रोबेबल कॉजेस का आपको लिस्ट मिल गया है, आप उसको कंफर्म करना, क्या ये एक्चुअल सही में इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करना है। जो हाइपोथेसिस है ये हमने सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट और येलो बेल्ट में हम पढ़ेंगे, और मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के दिया हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है कि आपने जो प्रॉब्लम होता है हाइपोथेसिस करना है कि ये आपका हाइपोथेसिस है कि इसकी वजह से हो सकता है, आपको आपको इसको वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं, आपका हाइपोथेसिस जो है वो सही है या गलत है। आपको इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन देना है, जैसे कि प्रोबेबल कॉजेस क्या है, आपने क्या टेस्टिंग मेथड लिया और उससे क्या रिजल्ट आया और उसका कंक्लूजन है। ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल जाएगा कि आपने जो प्रोबेबल कॉजेस बताया था क्या वो सही में आपका जो प्रोजेक्ट है उसको इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं है, जो इफेक्ट है, जो कॉज इफेक्ट डायग्राम जो इफेक्ट का जो पॉइंट लिखा था उसको इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप उसको लिखना है कंक्लूजन, हाँ ये इम्पैक्ट है कि ये हाइपोथेसिस ट्रू है कि नॉल है, आपको इसको बताना है। नेक्स्ट हो जाएगा टेस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस, मतलब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस विल कवर फॉलोइंग कॉमन पॉइंट्स। दैट मींस क्या क्या हाइपोथेसिस आप टेस्ट कैसे करोगे, आपका टेस्ट का प्रोसीजर रह जाएगा कि फेल्ड पार्ट के ऊपर डिटेल इंस्पेक्शन करना है और फ्रेश पार्ट के ऊपर डिटेल एनालिसिस करना है, उसमें जो गैप है आप उसके बेसिस में भी आप जजमेंट ले सकते हो। जो लैब रिपोर्ट है आपको पार्ट को चेकिंग करने के लिए लैब पे भेज रहे हो उसके रिपोर्ट बेसिस में आपको उसको बता सकते हो कि आपका जो प्रोबेबल कॉजेस है वो सही है कि नहीं है, इसका इम्पैक्ट है कि नहीं है, आप उसी बेसिस में एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या रह जाएगा? आइडेंटिफाई द रूट, आइडेंटिफाई द रूट कॉज बाय वाई वाई एनालिसिस। आपको वाई वाई करना है, आपको प्रोबेबल वजह से आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है आपको पता चल गया कि इसी प्रॉब्लम की वजह से आपका रिजेक्शन की आपका जो डिफेक्ट है वो बढ़ रहा है। तो आपको प्रोबेबल कॉजेस के ऊपर वाई वाई एनालिसिस करना है और हर एक का रूट कॉज एनालिसिस करके आपको दिखाना चाहिए ये प्रोबेबल कॉजेस था, इसका क्यों हो रहा था और उसका रूट कॉज निकालना है। तो आपको वैलिडेट द प्रोबेबल कॉजेस, आपको प्रोबेबल जो कॉजेस है उसका वैलिडेट करना है, रूट कॉज पे जाना है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है इम्प्लीमेंट करेक्टिव मेजर्स। आपने पहले जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन किए, नेक्स्ट में आपने क्या डिफाइन किया, उसके ऊपर डेटा कलेक्शन किए, करंट सिचुएशन पता किए, उसके बाद आपने पता किया इसकी जो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है था उसका पॉसिबल कॉजेस किया, उसके ऊपर बात की ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन में, और उसके बाद आपने वैलिडेट किए क्या यह प्रॉब्लम सही में इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जो प्रॉब्लम मिल गया है उसका रूट कॉज निकाल के आप बताते हैं कि इसका ये हर एक प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। अब आपको रूट कॉज पता चल गया है तो आप अभी हर एक रूट कॉज के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि आपने एक्शन ये लेना चाहिए कि आपका रूट कॉज क्या था, इसके ऊपर आप क्या काम करना चाहिए और कितने टाइम पे इसको आप काम को खत्म करेंगे और इसके लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, और क्या है आपने जो एक्शन ले रहे हैं मान लीजिए कि वो एक्शन इफेक्टिव नहीं रहा, क्या वो जो प्रोसेस के ऊपर लिए थे वो दोबारा सेम प्रोसेस के वापस ला सकते हैं क्या, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा रह गया इसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, आपको फिर डिसीजन लेना है कि ये रूट के ऊपर जो जो पॉसिबल एक्शन लेना था आप जो ले रहे हो कि या लेना है या नहीं लेना है। तो नेक्स्ट क्या रह जाएगा? नेक्स्ट रह जाएगा कि एक्शन आपने लेना है, नहीं लेने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या क्या एक्शन लेना है। तो जो एक्शन लेना है आप उसको किस टाइम बाउंड के अंदर आपको खत्म करना है, कौन उसको ऊपर काम करेगा, बिफोर में क्या था, आफ्टर में एक्शन लेने के बाद क्या हो जाएगा, आप उसके ऊपर पूरा एक रिपोर्ट बना के सबमिट करना है। नेक्स्ट क्या रह जाएगा कि आपको चेक एंड कंफर्म द रिजल्ट एंड इफेक्ट। एक बार आपने एक्शन इंप्लीमेंट कर दिया, अभी टाइम में आ गया आपने जो एक्शन लिया है इसका रिजल्ट क्या है, इसका इफेक्टिवनेस कितना है, और आपका जो मेन गोल ऑफ द प्रोजेक्ट था
क्या वो कितना कम हुआ है, आपका टारगेट मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसको आप पहले वेरीफाई द रिजल्ट, आपने क्या एक्शन लिया, कौन सा टेस्टिंग मेथड था, और उसको जो रिजल्ट है बिफोर एक्शन क्या था, और आपने जो एक्शन लिया उसके बाद जो रिजल्ट है वो कितना रहा। नेक्स्ट रह जाएगा फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशन प्लान। आपने एक्शन ले लिया, जो कि कुछ रिजल्ट मिल गया है, अब उसको फिक्स करना है। आपने टेम्पररी बेसिस में लिया था, आप इसको रिवर्स भी कर सकते थे, और उसको परमानेंट सोल्यूशन करने के लिए जो जो एक्शन चाहिए आप उसको करने के लिए एक प्लान बनाना है। मतलब क्या एक्शन लोगे, क्या टारगेट रेट रहेगा, कौन करेगा, और उसका करंट स्टेटस क्या है। नेक्स्ट रह जाएगा एक्शन, जो रिजल्ट आप डिफाइन कर रहे हो, इफेक्टिवनेस आप मेजर कर रहे हो। और जो रिजल्ट है वो दो टाइप का होता है, एक होता है टेंजिबल बेनिफिट और दूसरा होता है इनटेंजिबल बेनिफिट। तो टेंजिबल बेनिफिट क्या है, जो आपको डायरेक्ट मिलता है। इनटेंजिबल मतलब क्या होगा, तो इनडायरेक्ट बेनिफिट है। आपने जैसे प्रोडक्शन बढ़ जाता है आपका, तो टेंजिबल बेनिफिट मतलब हो गया। और जो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है वही वो आपका इनटेंजिबल बेनिफिट। प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपका रिजेक्शन कम होगा, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आपका कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा टेंजिबल बेनिफिट। तो टेंजिबल बेनिफिट में क्या क्या आ सकता है, द टोटल सेविंग और एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड, और कितना रेवेन्यू आपने एडिशनल जनरेट कर पा रहे आफ्टर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट और प्रोजेक्ट कंप्लीशन होने के बाद। दूसरा रह जाएगा क्या, द टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना है। सो टेंजिबल बेनिफिट क्या रहेगा, टेंजिबल में टोटल सेविंग क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितना आपका हो रहा है, और बेनिफिट रेशियो, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है। और ये सब आपका टेंजिबल बेनिफिट हो गया। और आपको जो इनटेंजिबल बेनिफिट है कि सेफ्टी बढ़ रहा है, बंदे का मोरल बढ़ रहा है, कि मैन पावर रिटेंशन बढ़ रहा है, कि ये सब चीज़ आपको इनटेंजिबल बेनिफिट में आपको नोट डाउन करना है। और इसको एक रिपोर्ट बना के आपको प्रेजेंट भी करना चाहिए, कि स्टोरी के जो प्रेजेंटेशन बनाओगे आप उसको भी शो करना चाहिए। नेक्स्ट क्या रह जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन। तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है, तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन स्टेप है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि आपका जो मेहनत है वो कैसे आपका टारगेट को अचीव करने के लिए आप काम करेगा, इसके ऊपर पूरा बात करता है। पहला हो गया आपको इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है, आपने जो चेंजेस किया, कहीं पे प्रोसेस में चेंजेस किया, कहीं पे एसओपी में चेंजेस किया, कहीं पे जो वर्क इंस्ट्रक्शन है उसमें कहीं पे चेंजेस किया, कहीं पे ड्राइंग चेंज किया, कहीं पे जो डीएफए किया कि पीएफए में किया, करने के बाद जहाँ पे जो चेंजेस किया आप उसका रिवीजन करना है और उसको डॉक्यूमेंटेड करना है। इसमें क्या क्या दिखाओगे, कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा कब चेंज करने वाले हैं, और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और अभी का स्टेटस क्या है। नेक्स्ट रह जाएगा, आप जब स्टैंडर्डाइजेशन करने जा रहे हैं आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपने जो क्रॉस फंक्शनल टीम है वो उनको तो पता है वो लोग क्या एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जो बाहर का मेंबर है, जो टीम का मेंबर पार्ट नहीं है, उनको कैसे पता होगा कि आपने क्या एक्शन लिया। वो भी उसी प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी स्टेक होल्डर है उस प्रोसेस का, उस एरिया का, तो उनको भी पता होना जरूरी होता है आपका प्रोजेक्ट को सस्टेन करने के लिए। उसके लिए आपको ट्रेनिंग देना चाहिए, ऑपरेटर ट्रेनिंग होना चाहिए, एसओपी का ट्रेनिंग होना चाहिए, क्वालिटी का ट्रेनिंग होना चाहिए, और प्रोसेस का ट्रेनिंग होना चाहिए। इसके लिए कौन देगा, कौन सा ट्रेनिंग देना है, कब देने वाला है वो, और कौन देगा, और उसका अभी स्टेटस क्या है, और इसके ऊपर भी आपको बात करना है। जो नेक्स्ट रह जाएगा, ऑडिट, एडिशनल ऑडिट और चेकशीट आपको बनाना है। जब तक वो जो प्रोसेस है एट फाइनल चेकशीट, इनकमिंग मटेरियल चेकशीट, बाय ऑफ चेकशीट, क्वालिटी ऑडिट चेकशीट, टूल एंड इक्विपमेंट कैलिब्रेशन शीट, ये जो एडिशनल एक चेकशीट बनाना है उस प्रोसेस जो प्रोजेक्ट और एक्शन प्लान आपने जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है वो कैसे सस्टेन करेगा, उसके लिए भी आपको टाइम टू टाइम ऑडिट करना जरूरी होता है। और ये जो ऑडिट पॉइंट है, आप दूसरे जो ऑडिट पॉइंट आपका रेगुलर बेसिस में चलता है आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट है समराइज द समराइज एंड प्लान फ्यूचर एक्शन। ये क्या होता है कि आपने अब सब कुछ कर दिया है, स्टैंडर्डाइज भी कर दिया, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया, अभी वो रिजल्ट देना स्टार्ट हो चुका है। इसको मान लीजिए 3 महीना की 4 महीना में आपका प्रेजेंटेशन जो आपका प्रोजेक्ट है वो जो टारगेट था वो अचीव कर लिए हैं, तो आपको एक समराइज करना है। और एक बार आपने टारगेट अचीव कर लिया तो फर्दर एक्शन क्या लोगे, और एक लेवल 2 में उसको लेके आने के लिए और उसको कम करने के लिए आप क्या क्या फिर फर्दर एक्शन लोगे, सो दैट और जो प्रोसेस जो है वो स्ट्रेंथन हो जाए, और आपका जो रिजेक्शन और जो डिफेक्ट रेट है और जो क्वालिटी लेवल था वो कैसे हाँ इनहांस हो जाए, आप डिफेक्ट और इसको कम करते हुए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कंक्लूजन स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि आपने क्या क्या अचीवमेंट किए और क्या था और अभी क्या हो गया, इसका एक कंक्लूजन बनाना पड़ेगा। हो सके तो रिवार्ड रिकॉग्निशन करना, इसमें कौन अच्छा पार्टिसिपेट किया, कितना कॉस्ट बेनिफिट मिला, और इसमें कितना
प्रोडक्शन बढ़ गया, कंपनी को क्या-क्या इफ़ेक्ट डायरेक्ट टेंजिबल बेनिफिट मिला, क्या इनटेंजिबल बेनिफिट मिला, आपको इसकी सभी चीज़ इसी शीट में बताना है। और नेक्स्ट रह जाएगा, आपने जो इम्प्लीमेंट किया है, क्या वो सेम एक्शन दूसरा मशीन, दूसरे एरिया, दूसरे कंपनी और सेम जो आपका जो दूसरा कंपनी है, दूसरे लोकेशन में क्या उधर जाके इम्प्लीमेंट हो सकता है क्या? तो उसके बारे में भी आपको एक हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट प्लान बनाना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट रह जाएगा, तो इस जो क्यूसी स्टोरी में आपने क्या सीखा और आपने क्या सही किया और क्या गलत किए, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पॉइंट डिस्क्राइब करना चाहिए। नेक्स्ट दिखाता हूँ कि कैसे आपका कंक्लूजन स्टेटमेंट कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट आपका कैसे बनेगा और आपने लेसन्स लर्न्ड में क्या आपने सही किया, क्या गलत किया, उसके बारे में ये एक थोड़ा सा फॉर्मेट एग्जांपल फॉर्मेट जैसा है। जो लास्ट होता है कि कोई कोई ये जो क्वालिटी स्टोरी को 12 स्टेप में भी इसको शो करते हैं। कोई बोलता है 9 स्टेप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोजेक्ट स्टोरी और क्यूसी स्टोरी, और कोई कोई इसको 12 स्टोरी में भी 12 स्टेप में एक क्यूसी स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन जो भी हमने 9 पॉइंट में कवर किए वो वही चीज को थोड़ा सा 3 स्टेप बढ़ा के 12 स्टेप में और थोड़ा सा आसानी से उसको ये आपको बताने का कोशिश किया गया है। जैसे कि 12 स्टेप्स ऑफ क्यूसी स्टोरी। तो पहला स्टेप क्या रह जाएगा, आपको तो पता है, कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए आपको टीम का जरूरत होता है, तो पहले आपको टीम मेंबर बनाना पड़ेगा। दूसरा रह जाएगा आइडेंटिफाई द और क्लासिफाई द लॉसेस। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका लॉस क्या जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रहा है आपको, और उसके बाद आपको देखना है क्या वो जो प्रोजेक्ट ले रहे हो वो जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप इसके ऊपर भी काम करना है, क्या वो प्रायोरिटी में आ रहा है, क्या आपका कंपनी का गोल अचीव करने के लिए अलाइंड है, क्या वो प्रोजेक्ट को करेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा क्या कंपनी अचीव करने के लिए, जो आपने इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो आप मेहनत करेंगे, क्या वो उतना रिजल्ट लेके आएगा क्या एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, उसको आपको जस्टिफाई करना है। उसके बाद क्या रहता है, तीसरा स्टेप होता है अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड इक्विपमेंट। आपको प्रोसेस और इक्विपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, मैकेनिज्म क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, आप उसको डिटेल आपको उसके बारे में आपको एनालिसिस करना है और इसके बारे में आपको अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट क्या आ जाए, ग्राफ्स द एक्चुअल सिचुएशन। आपको जो करंट सिचुएशन को मेजर करना है, इधर के 7 QC टूल का इस्तेमाल करके आपको पता करना चाहिए कि आपका जो प्रॉब्लम है वो कितना स्टेज में, इसका एवरेज बेसिस में कितना है, मंथ वाइज क्या ट्रेंड चल रहा है, और जो इसका इम्पैक्ट का आपका कंपनी को कितना हो रहा है, आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना हो रहा है, आपका जो कस्टमर को कितना हो रहा है, आप सभी के बारे में ये एक्चुअल सिचुएशन को आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट रह जाएगा एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव। आपका एक गोल को डिफाइन करना है। आपने प्रॉब्लम तो पता हो गया कि ये प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए आपका गोल क्या रहेगा, नेक्स्ट गोल आप क्या अचीव करना चाहते हैं। सिक्स्थ रहेगा मेक ए प्लान। वो गोल को अचीव करने के लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, RACI मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, और उसी हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसको कम्युनिकेट करोगे, कौन इन्फॉर्मेशन रहेगा, और इसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा, टाइमलाइन एक बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट रह जाएगा 7 में कॉज एनालिसिस। आपको जो रूट कॉज फाइंड आउट करना है कि किस लिए यह प्रॉब्लम आ रहा है, और रूट कॉज को आप 7 की शेड्यूल का जो टूल है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए। और जो जनरल यूज होता है वाइवा एनालिसिस, फिशबोन डायग्राम, ये भी आप रूट कॉज एनालिसिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सब चीज़ आप यूज करके रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट रह जाएगा प्रपोज काउंटर मेजर। आप पता चल गया आपको कि किस वजह से आपका प्रॉब्लम हो रहा है, अब उसके ऊपर एक्शन लेने का टाइम आ गया। आपको एक डिप्लॉयमेंट का टीम बनाना है और डिप्लॉयमेंट प्लान बनाना है, कौन करेगा, कब होगा, कितने टाइम के अंदर हो जाएगा और कितने दिन के अंदर खत्म होगा, उसके बारे में एक डिटेल एक प्लान बना के आप जो काउंटर मेजर है आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। एक बार काउंटर मेजर आपका प्रपोज कर काउंटर मेजर बन गया कि कब करने वाले हो, प्लान बन गया, तो उसके बाद एक्चुअल इम्प्लीमेंट करना है कि इम्प्लीमेंट काउंटर मेजर्स। आपका प्लान बन गया था, अब आप उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया, मतलब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपका टाइम आ गया। और लेकिन ये जो इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका बिफोर क्या था, इसका आफ्टर क्या रहेगा, बिफोर क्या स्टेट में था, आफ्टर क्या स्टेट में रहेगा, इसका एक वीडियो और एविडेंस रखते रहना, और एक विजुअल कंट्रोल बनाते रहना, ट्रैक करते रहना कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसे जा रहा है, मतलब किस बेसिस में, कितना दिन में, कैसे आपका लोग काम कर रहे हैं, कितना एनवायरमेंट है, वो सब विजुअल कंट्रोल के माध्यम से आपको डेली ट्रैकिंग करना चाहिए। दूसरा रहेगा कि चेक द रिजल्ट। आपको रिजल्ट चेक करना है, काउंटर मेजर जब इंप्लीमेंट हो गया आपको रिजल्ट चेक करना है, क्या इसका टेंजिबल बेनिफिट रहेगा, क्या इसका इनटेंजिबल बेनिफिट है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट क्या है, इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या है, उसको मेजर करना है, उसको मैप करना है, उसको पब्लिश करना है, और उसको वेरीफाई भी करवाना है दूसरे क्रॉस फंक्शनल दूसरे डिपार्टमेंट से भी वेरीफाई, अकाउंट और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट से आपको वेरीफाई करना है क्या वो रिजल्ट है सही में आपको बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन जरूर होता है।
जो नेक्स्ट होता है वो होता है स्टैंडर्डाइजेशन। दैट मीन्स प्रोविजनल स्टैंडर्ड आपको एक बनाना पड़ेगा कि आपने जो एक्शन लिए वो कैसे सस्टेन करेगा, वो कैसे सेम एक्शन कैसे सालों भर चलते रहेगा, दोबारा वो फिर पुराना स्टेज में ना आए। आपको जो एसओपी है, आपका वर्किंग इंस्ट्रक्शन है, कहीं पे आपको ट्रेनिंग देना है तो आपको ट्रेनिंग देना चाहिए, कहीं पे आपको ऑडिट और चेकशीट एक्स्ट्रा लगाना है, कहीं पे ऑडिट पॉइंट और कंट्रोल पॉइंट में कहीं पे ऐड करना है, कि ऑडिट पॉइंट में कहीं पे ऐड करना है, क्रॉस चेक करने के लिए कहीं पे जो पॉइंट डे टू डे जो फास्ट ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है उसमें कहीं पे पॉइंट चेंजेस करना है तो उसको चेंज करिए और उसका एक रिवीजन नंबर भी दिलवा दीजिए, उसको रिकॉर्ड भी करिए। जो लास्ट रह जाएगा कि इसका रहता है फ्यूचर प्लान। आपने तो टारगेट अचीव कर लिए, अब उससे और कैसे आप कम कर सकते हो। आपने 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई किए रहेंगे तो पहला 20% आपका रिजल्ट आ गया 80, आपका 20 खत्म हो गया, बाकी जो प्रॉब्लम रह गया 80% जो कॉज है, क्या उसमें से फिर से 20-80-20 रूल करके आप दोबारा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं क्या? तो उसमें आपका क्या फ्यूचर एक्शन प्लान रहेगा, ये इसके ऊपर भी बात करता है। और इसी स्टेज में आप ये भी बता सकते हो कि कहाँ पे हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट सेम एक्शन हो सकता है, तो फ्यूचर एक्शन प्लान में भी आप बता सकते हो फ्यूचर एक्शन प्लान में हम हॉरिजॉन्टली सेम एक्शन को दूसरे एरिया, दूसरे मशीन की सेम ऑर्गेनाइजेशन में दूसरा प्लांट में हो सकता है, तो उसके ऊपर भी आप बात करेंगे। ये होता है इलेबोरेटली 12 स्टेप्स ऑफ क्यूसी स्टडी और 9 स्टेप्स ऑफ क्यूसी स्टोरी। तो आप एक क्वालिटी सर्कल कहीं पे कंपटीशन में जा रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा वो 9 स्टेप से मांग रहे हैं कि 12 स्टेप में मांग रहे हैं, और उसी हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन बनाना है। और नहीं तो आप अपना कंपनी में इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आप 9 स्टेप और 12 स्टेप जो भी आपको प्रिफरेबल लगे उसी हिसाब से आप बनाइए। अपना कंपनी में जो भी क्वालिटी रिलेटेड इश्यू है आप उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इस जो मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप उसका आप यूटिलाइज कर सकते हो और बेनिफिट ला सकते हैं। धन्यवाद।